नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी मोदी जी की राजनीति मोदी जी के लोगों को ही समझ नहीं आती है। अब ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ समय पहले तक प्रधानमंत्री मोदी विपक्ष मुक्त भारत की बात करते थे, यानी अपोजिशन के बगैर, विदाउट अपोजिशन इस देश को चलाना चाहते थे। और जिस तरह से अपोजिशन लीडर्स को चुन चुन कर जेल भेजा ईडी और सीबीआई के जरिए, उससे तो इरादे नेक नहीं लगते थे। लेकिन आज अचानक मोदी जी ने यू टर्न ले लिया। वैसे आजकल यू टर्न लेने लगे हैं वो। आज मोदी जो है वो मेहरबान दिखे विपक्षी नेताओं पर, क्योंकि आज दिल्ली में मुख्यमंत्रियों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी, बड़ी इंपॉर्टेंट कॉन्फ्रेंस नीति आयोग की। इसमें इंडिया अलायंस के अपोजिशन के तमाम चीफ मिनिस्टर्स थे। वहाँ पर तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर स्टैलिन थे, भगवत मान आम आदमी पार्टी के थे, रेवंत रेड्डी थे कांग्रेस के, तमाम अपोजिशन के चीफ मिनिस्टर्स बैठे थे। और वहाँ मोदी जी ने सबके सामने यू टर्न लिया और उन विपक्षी नेताओं को न्योता दिया कि आइए साथ मिलकर टीम इंडिया बनाते हैं, टीम इंडिया बनाते हैं। यानी अपनी टीम इंडिया में वो स्टैलिन को भी शामिल करना चाहते हैं, रेवंत रेड्डी को भी शामिल करना चाहते हैं, भगवंत मान को भी शामिल करना चाहते हैं, इंडिया अलायंस को भी शामिल करना चाहते हैं। सरप्राइजिंग। अब दोस्तों, इसके पीछे क्या खेल है वो तो मैं आज खोलूंगा आपके सामने पूरा, कि मोदी जी का गेम क्या है। लेकिन ये जो बात उन्होंने कही टीम इंडिया की, वो सिर्फ मीटिंग तक सीमित नहीं थी। दरअसल मीटिंग ख़त्म हुई, उसके बाद चाय पानी का इंतज़ाम था। मोदी जी चाय तो बढ़िया पिलाते ही हैं। उसके बाद जितने भी विपक्ष के चीफ मिनिस्टर थे, वो चाहे हेमंत सोरेन हो, उनके साथ चलने लगे। अब हेमंत सोरेन को जेल भेजा था मोदी जी ने, और वो भी एक फर्जी केस में ईडी ने। हेमंत सोरेन के साथ साथ चलने लगे, भगवत मान से हाथ मिलाने लगे, जिस पंजाब की सरकार को कहीं ना कहीं अस्थिर करना चाहते थे, जिस आम आदमी पार्टी के तमाम नेताओं को जेल भेज दिया बिना 1 रुपए बरामद किए हुए, उस भगवत मान का स्वागत करने लगे। स्टैलिन, जिससे 36 का आंकड़ा है, तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर, 36 का आंकड़ा है, स्टैलिन साहब को देख के भी हंसने लगे, मुस्कुराने लगे। वो चाहे रेवंत रेड्डी हो, जो भी विपक्ष का चीफ मिनिस्टर था, मोदी जी, नरेंद्र जी आज सरेंडर थे। दोस्तों, सवाल इस बात का है कि पिछले कुछ दिनों से मोदी जी को हो क्या गया है? अचानक वो विपक्ष पर मेहरबान क्यों हो गए? जिस विपक्ष को सताने की कोई कसर नहीं छोड़ी थी मोदी जी ने, आज वो विपक्ष का, अपोजिशन का इतना एहतराम क्यों करने लगे, इतना इज्जत क्यों बख्शने लगे, गले क्यों लगा रहे हैं? आज 11 साल तक उन्हें विपक्ष की याद क्यों नहीं आई, और आज यू टर्न लेना क्यों पड़ा? क्या मिस्टर मोदी 10 मई के बाद, युद्ध विराम के बाद कहीं ना कहीं क्राइसिस में है, कहीं ना कहीं अकेले दिख रहे हैं, अलग थलग दिख रहे हैं दुनिया की डिप्लोमेसी से? और क्या ट्रंप ने उन्हें कहीं ना कहीं दुनिया के सामने, मैं एक्सपोज वर्ड का इस्तेमाल नहीं करूंगा, कहीं ना कहीं परेशान किया है? और कहीं ना कहीं ट्रंप के लगातार बयानों से मोदी जी की गद्दी हिलने लगी है? क्या वाकई क्राइसिस में है, और इस क्राइसिस में उन्हें विपक्ष की अहमियत समझ आ रही है? अब दोस्तों, पिछले कुछ दिनों का अगर आप घटनाक्रम देखेंगे, सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स देखेंगे, खासकर 10 मई के बाद जब भारत ने अचानक युद्ध विराम किया पाकिस्तान से, वो भी बहुत ड्रामेटिक अंदाज में। इस युद्ध विराम की घोषणा भारत ने नहीं की, पाकिस्तान ने भी नहीं की, ट्रंप साहब ने की, और पूरी दुनिया को बताया कि नहीं, मैंने मोदी और शहबाज शरीफ, मैंने भारत और पाकिस्तान के बीच में समझौता करा दिया है, मैंने ट्रेड को लेकर धमकी दी थी, और तब मैंने दोनों मुल्कों को साथ में लेकर आया हूं, मैंने पीस को इनिशिएट किया। ट्रंप जब इस तरह का मैसेज लगातार दे रहे थे, उसके बाद से ऐसा लगने लगा कि मिस्टर मोदी की फॉरेन पॉलिसी, उनकी जो विदेश नीति है, वो कहीं ना कहीं नाकाम होती जा रही है। खासकर विदेश मंत्री भी एक्सपोज हो रहे थे। और सच्चाई भी ये है कि भूटान, भारत, श्रीलंका, यहाँ तक कि मालदीव्स, इस तरह के देश, वो भी भारत के साथ 2 कदम आगे नहीं बढ़े। रशिया भी लिप सर्विस करता रहा, और यूरोप भी खामोश रहा। यहाँ तक कि जिस कंट्री से, जिस देश से, फ्रांस से हमने जहाज लिए थे राफेल, खरबों रुपए का सौदा किया था, उसने भी 2 कदम साथ चलने की
जरूरत नहीं समझी। ऐसे वक्त पर मोदी जी ने पहली बार फॉर द फर्स्ट टाइम ऑल पार्टी डेलीगेशन की बात की। उन्होंने टीएमसी की मदद मांगी, कांग्रेस की मदद मांगी, शरद पवार की मदद मांगी, आम आदमी पार्टी की मदद मांगी, समाजवादी पार्टी की मदद मांगी और ऑल पार्टी डेलीगेशन बनाया। ओवैसी को भी रखा और भी तमाम लोगों को रखा, डीएमके के कानिमोझी को भी रखा। सारी पार्टियों को पहली बार 11 साल में मोदी जी एक मंच पे लाए और उनसे कहा कि नहीं, आप विदेश जाइए, आप अमेरिका जाइए, आप जापान जाइए, आप दुबई जाइए, आप यूरोप जाइए और भारत की बात करिए। पहली बार विपक्ष की याद आई मिस्टर मोदी को। अब दोस्तों सवाल ये भी है कि जो मोदी पिछले 10-11 वर्षों से पूरी दुनिया घूम रहे थे, अमेरिका तो वो 10 बार गए, चाइना 5 बार गए, यूरोप में कई देश 7-7 बार गए, वो मोदी अचानक पूरी की पूरी विदेश नीति ऑल पार्टी डेलीगेशन के हाथों में क्यों रख देते हैं? विपक्ष पर क्यों निर्भर हो रहे हैं? क्या मोदी जी के पास सिर्फ चापलूस लोग हैं? मैं किसी का नाम नहीं ले रहा। क्या सिर्फ चापलूस लोगों से घिरे हुए हैं मोदी जी सरकार में? क्या उनके पास योग्य व्यक्ति नहीं है कैबिनेट में? क्या ऐसा है? या कैबिनेट में जो योग्य हैं उन्होंने कॉन्फिडेंस खो दिया है और इसलिए मोदी जी को एहसास होने लगा कि बिना विपक्ष के काम नहीं चलेगा। मोदी अलग थलग पड़ते जा रहे हैं। आरएसएस का भी प्रेशर है, पार्टी का भी प्रेशर है। और दोस्तों यहाँ पर एक बात और ऐड करूँगा कि जिस तरह से मोदी जी विपक्ष पर मेहरबान हुए अचानक, ऐसा तो नहीं इसके पीछे भी कोई खेल हो, राजनीति हो, क्योंकि जिस तरह के लीडर्स उन्होंने चुने हैं वो बहुत सिलेक्टिव हैं। शशि थरूर को कांग्रेस से भिड़वा रहे हैं या फिर सलमान खुर्शीद और राहुल गांधी में दूरी बना रहे हैं, ऐसा लगता है, क्योंकि बहुत से नेता बिना पार्टी के लीडर्स की मर्जी के बगैर उन्होंने डेलीगेशन में शामिल किए। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, टीम इंडिया की जो मोदी जी ने आज पहल की कि विपक्ष और सरकार दोनों को मिलकर काम करना चाहिए। राज्य सरकार चाहे कांग्रेस की हो, चाहे डीएमके की हो, चाहे आम आदमी पार्टी की हो, चाहे तृणमूल की हो, किसी भी पार्टी की हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा की हो, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को मिलकर काम करना है, टीम इंडिया बनानी। बात एकदम सही है, उसका स्वागत होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि अगर टीम इंडिया की बात हो रही है, विपक्ष को साथ लेने की बात हो रही है, तो मोदी जी के फ्रेम में लीडर ऑफ अपोजिशन कहाँ है? राहुल गांधी कहाँ है, जिसके पास 100 सांसद हैं? सवाल इस बात का है कि बिना राहुल के क्या टीम इंडिया बनाई जा सकती है? और क्या मोदी और राहुल गांधी के बीच आज भी दूरियां हैं, आज भी डिस्टेंस है और कहीं ना कहीं मोदी जी राजनीति कर रहे हैं? और दोस्तों आखिर में बुनियादी सवाल, और बुनियादी सवाल आज 2 हैं। पहला सवाल ये है कि क्या लीडर ऑफ अपोजिशन के बगैर टीम इंडिया बनाई जा सकती है? विपक्ष और सरकार की कोई टीम इंडिया बन सकती है जिसमें नेता विपक्षी ना हो, एक चुने हुए नेता विपक्ष जिनकी सबसे बड़ी पार्टी है? बिना राहुल गांधी के इस टीम इंडिया का कोई मतलब है? सवाल नंबर 1। और सवाल नंबर 2 कि विपक्ष के साथ ये जो नज़दीकियाँ हैं, जो मेहरबानी है, सिर्फ कुछ ही दिन की हैं। जैसे ही मोदी जी क्राइसिस से बाहर आएंगे, कोई राज्य का चुनाव जीत लेंगे, उसके बाद फिर विपक्ष के साथ वही होगा जो होता रहा है 10-11 वर्षों से। क्या ये जो उनकी अप्रोच है, ये जो मेहरबानी है, कुछ ही दिन के लिए, क्या गारंटी है इसकी? ये 2 बुनियादी सवाल हैं, जवाब बड़े मुश्किल होंगे इनके। और इसीलिए आज मैंने श्रवण गर्ग साहब को बुलाया। और श्रवण गर्ग साहब जो हैं, गुजरात में उन्होंने रिपोर्टिंग करी, गुजरात में उन्होंने मोदी जी को बड़ा करीब से देखा। और आज की तारीख में मेरा मानना है कि श्रवण गर्ग वो पत्रकार हैं जो मोदी को सिर्फ दिल्ली से नहीं देख रहे, मोदी को गुजरात से जानते हैं। डीप रिसर्च है मिस्टर गर्ग की। सुनिएगा उनकी बात, गौर से सुनिएगा, पता लगेगा आपको कि ये मोदी का एक नया पैतरा है, एक नया खेल है, या कोई इसके पीछे एक बड़ी प्लानिंग है। समझने की कोशिश करिए कि मोदी जी मेहरबान क्यों हो रहे हैं। गर्ग साहब, जो मेरा पहला सवाल है, और पहला सवाल यह है कि भाई आपकी तो बड़ी डीप रिसर्च है मोदी जी के साथ। मोदी जी ने 11 साल में एक बार भी विपक्ष को न्योता नहीं दिया, अपनी बाहें नहीं खोली विपक्ष के लिए। उन्होंने बल्कि विपक्ष मुक्त भारत की बात की। लेकिन आज वो कह रहे हैं कि विपक्ष अगर एकजुट हो जाए, अगर राज्य सरकारें जिसमें गैर बीजेपी की, कांग्रेस की सरकारें और केंद्र सरकार एक हो जाए, सेंटर स्टेट एक हो जाए, एक टीम इंडिया बन जाए, तो भारत तेजी से आगे बढ़ सकता है। फिर भारत में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं। और कुछ दिन पहले उन्होंने ऑल पार्टी डेलीगेशन जो है बना दिया।
सारे कांग्रेस के विपक्ष के सांसदों को लेकर मोदी जी ने विदेश नीति पूरी सौंप दी उनको। तो ये मोदी जी को 10 मई के बाद अचानक जिस तरह से विपक्ष याद आने लगा है बात बात पे, ये परिवर्तन कैसा, ये जो सुर कैसे बदल रहे हैं गर्ग साहब मोदी जी के? सर 10 मई के बाद या 7 मई के बाद 4 दिनों में हमारे देश की दुनिया बदल गई है। मतलब पूरे देश का जो संसार है, देश का जो वर्ल्ड है, वो बदल गया। उसने कई चीजें एक्सपोज की और उस एक्सपोजर में दो चीजें सबसे ज्यादा सामने आई, ग्लेरिंग तरीके से सामने आई, या तीन चीजें सामने आई उनके। वो ये आई कि वो, एक तो मोदी जी पूरी तरह अकेले हैं संकट की घड़ी में। पार्टी में उनके पास योग्य लोग नहीं हैं, जो भी लोग हैं वो उतने योग्य साबित नहीं हुए जितने होना चाहिए। दूसरी ये आई कि दुनिया में अगर उन्होंने पिछले 11 सालों में 72 देशों की 129 बार यात्राएं की, कई देशों में वो 10 बार गए, कई में 8 बार 6 बार गए, जी, जैसे रूस ज्यादा गए, अमेरिका गए, अमेरिका तो 10 बार जर्मनी गए। गए, जापान ज्यादा गए। एक देश आपके साथ खड़ा नहीं हुआ। आपके साथ खड़ा हुआ कौन? इजराइल खड़ा हुआ, और वो तालिबान खड़ा हुआ जिसके साथ आपके कोई ताल्लुक ही नहीं थे जब से वो हुकूमत में आया अफगानिस्तान में। और किस तरह से हुकूमत में आया, पूरा प्रजातंत्र को खत्म करके आया। और वो अफगानिस्तान की गवर्नमेंट भी इस समय, आज की जो स्थिति है उसमें चीन के साथ खड़ी है, पाकिस्तान के साथ खड़ी है। इजराइल आपके साथ खड़ा है क्योंकि आप सारा खरीदते हैं इजराइल से, पर इजराइल को जो हथियार और पैसे देता है वो अमेरिका आपके साथ नहीं है। तो मतलब ये है कि जिस जिस कंट्री से आपने रफाइल खरीदे, विमान खरीदे, वो भी खुलकर आपके सामने नहीं आया, साथ नहीं आया। यूरोप नहीं आया। आपके विदेश मंत्री ने यूरोप को फटकारा कि हमको दोस्तों की जरूरत है, उपदेश देने वालों की जरूरत नहीं है। तो ये जो क्राइसिस है, इसने 11 साल में पहली बार मोदी जी को विचलित कर दिया है कि वो समझ रहे थे कि सारी दुनिया उनके साथ है, पर उनके साथ तो कोई नहीं है। और विपक्ष का बड़प्पन देखिए, राहुल गांधी का बड़प्पन देखिए कि उन्होंने कहा नहीं, हम आपके साथ हैं, आप जैसा कहेंगे हम करेंगे। मतलब कोई अनकंडीशनल सपोर्ट विपक्ष ने दिया मोदी जी को इस पूरी 4 दिन के संघर्ष में। पर मोदी जी ने क्या किया या सरकार ने क्या किया? वो सर्वदलीय डेलीगेशन बनाया, उसमें राहुल गांधी से कोई बात नहीं की। उसमें वो जो कांग्रेस के नाराज लोग थे, असंतुष्ट लोग थे, जो राहुल गांधी को लगातार क्रिटिसाइज करते थे, उन लोगों को लिया। विपक्ष से उन लोगों को लिया जो मतलब थोड़े से उनके साथ कोजी हैं, या जैसे शरद पवार की पार्टी है या वो है। तो आप बनाना चाहते हैं, टीम इंडिया बनाइए, और संकट की ये घड़ी है। इसका जो बुनियादी कारण है कि वो मोदी जी का ये रियलाइजेशन है कि वो अपने आप को जितना ताकतवर मान रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को जितना ताकतवर मान रहे थे, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी मान रहे थे, और ये मान रहे थे कि हम तो विश्व गुरु हैं, विश्व के नेता हैं, दुनिया के युद्ध समाप्त कर सकते हैं, हमारी में इतनी ताकत है, यूक्रेन का कर सकते हैं, एक्सपोज हो गए। भारत पिछले आजादी के बाद, 1947 के बाद, एक प्रधानमंत्री के नेतृत्व में पहली बार इतना दुनिया के सामने कमजोर साबित हुआ है। उसने, अगर प्रधानमंत्री को अंदर से ईमानदारी से हिला दिया है कि उनको लगता है कि नहीं, देश की के विपक्ष की उनको जरूरत है, तो लोग उनको सबूत देना पड़ेगा इसके लिए कि वो हकीकत में टीम इंडिया चाहते हैं। आज संकट में है, इसलिए सर्वदलीय
डेलीगेशन नहीं चाहिए उनको। वो वास्तव में एक ऐसी सरकार की कल्पना कर रहे हैं या ऐसे हुकूमत की कल्पना कर रहे हैं कि जो वो वास्तव में टीम इंडिया के तौर पर प्रकट हो। आप ये बताइए दीपक जी कि आपको मुस्लिमों के बिना भारत चाहिए, अभिव्यक्ति की आजादी के बिना मीडिया चाहिए, निष्पक्ष न्याय के बिना न्यायपालिका चाहिए, धर्मनिरपेक्षता और प्रजातंत्र के उल्लेख के बगैर संविधान चाहिए, राज्यों को उनका बकाया दिए बगैर विकसित भारत चाहिए, और विपक्ष के नेता के बगैर आपको टीम इंडिया चाहिए। आप कैसे बनाएंगे? आप लोग यकीन कैसे करेंगे तमाम चीजों पर? आपके कहे पर कैसे करेंगे? और दूसरा ये कि क्या आपकी पार्टी के लोगों ने विपक्ष पर हमले बंद कर दिए हैं? आपको केंद्र में टीम इंडिया चाहिए, राज्यों में नहीं चाहिए। रणजी ट्रॉफी मैचेस के लिए आपको टीम नहीं चाहिए। आपको केवल चैंपियंस ट्रॉफी के लिए चाहिए। तो आपका इरादा बहुत अच्छा है, पर आपकी क्रेडेंशियल्स जो हैं, आपकी क्रेडिबिलिटी जो है, आपका जो पास्ट है पिछले 22 सालों का, 23 सालों का गुजरात का और यहाँ का, वो ये बताता है कि आपने या प्रधानमंत्री ने या बीजेपी ने विपक्ष को तोड़ने का काम किया है। यहाँ पर जो मेरा सवाल है, और सवाल मेरा ये है कि मोदी जी बार बार ये कहते रहे, हर रैली में, हर मंच से उन्होंने कहा कि विपक्ष मुक्त भारत, विपक्ष मुक्त भारत, और आज कह रहे हैं कि विपक्ष और सरकार एक हो जाए। यानी जो कांग्रेस के चीफ मिनिस्टर हैं या इंडिया अलायंस के चीफ मिनिस्टर हैं, ये और मोदी गवर्नमेंट एक हो जाए और टीम इंडिया बना ले, तो सब कुछ जो है संभव है इस देश के लिए, ये देश आगे बढ़ जाएगा। अचानक मोदी जी को ये जो विपक्ष की याद आ रही है, चाहे वो फॉरेन डेलीगेशन की बात हो या आज की बात हो, क्या आपको लगता है कि मोदी प्रेशर में है? आरएसएस का भी प्रेशर है, पार्टी का भी प्रेशर है, मोदी सच्चाई समझ रहे हैं कि वो अब पहली जैसी ताकत उनके पास नहीं रही, पहली जैसी साख नहीं रही? कारण क्या है इतना इतना जो झुक गए? देखिए मोदी जी, आपने आरएसएस की बात कही ना, मैं ये कहना चाहूंगा मोदी जी आरएसएस से मुक्त होना चाहते हैं। आरएसएस का ये कभी विजन हो ही नहीं सकता कि आप विपक्ष को साथ लेके चलिए। ये बीजेपी को बचाने की कोशिश है कि बीजेपी इस समय जिस संकट से गुजर रही है उससे निकालने की कोशिश है। और मोदी जी ने देखा है कि इस देश के हर एक आदमी ने, चाहे वो मुसलमान हो और बाकी अल्पसंख्यक हो या हिंदू हो या मेजोरिटी हो, 140 करोड़ लोग उनके साथ खड़े हो गए। उन्होंने जैसा कहा वैसा, बिल्कुल वो देशभक्ति का जो एक डिमॉन्स्ट्रेशन था पूरे देश ने दिया। मोदी जी को अब लगा है कि अब वो, अगर उनको देश की जरूरत है तो ये देश वो नहीं हो सकता जिसकी वो कल्पना कर रहे थे या आरएसएस कल्पना कर रहा था। तो मोदी जी अगर जो कह रहे हैं उसको अगर आगे ले जाएं तो उनको बहुत सारे बलिदान करना पड़ेंगे। अपने अपनी पूरी पार्टी में पर्ज करना पड़ेगा, अपनी पूरी विचारधारा को बदलना पड़ेगा। वो लोग जो विजय शाह जैसे लोग हैं, जो कर्नल सोफिया को इसके बारे में इस तरह से बोलते हैं और अदालतों की शरण में जाते हैं और उनको राहत भी मिल जाती है, उन लोगों की सबसे पहले छुट्टी करके डिमॉन्स्ट्रेट करना पड़ेगा कि ये टीम इंडिया में जो हमारी एक्चुअल टीम इंडिया है जो क्रिकेट खेलती है वो तो पूरी तरह से सेकुलर है। उसमें आप पाएंगे कि केवल परफॉर्मेंस के आधार पर लोगों को लिया जाता है। आप हम जो मोदी जी टीम इंडिया बनाना चाहते हैं या सर्वदलीय डेलीगेशन जो उन्होंने बनाए, तो वो उसमें आपने एक बनाया, ठीक है, आप एक डिमॉन्स्ट्रेट तो किया आपने अपनी इच्छा को कि आप सबको साथ लेके चलना चाहते हैं। क्राइसिस के टाइम में ये करना भी चाहिए। और जिसको कहते हैं कि वॉर टाइम गवर्नमेंट जो होती हैं उसमें, पर ये जो संकट है इसमें जो चीन की जी। एंट्री है
और जो यूरोप का जो एटीट्यूड है, तुर्की, मतलब ये पाकिस्तान ने लड़ाई जो लड़ी है, एक्चुअल में पाकिस्तान ने नहीं लड़ी, ये लड़ाई तुर्की ने लड़ी है और चीन ने लड़ी है। क्योंकि चीन, पाकिस्तान के पास तो ये जो जिस तरह के प्लेन चीन के इस्तेमाल हुए हैं वो पाकिस्तान के पास हो ही नहीं सकते। जिस तरह की एयर टू एयर मिसाइल जो यूज हुई है वो हो नहीं सकती। जिस तरह के ड्रोन्स और चीजें तुर्की ने जो दी हैं, जी तुर्की सबसे बड़ा आर्म प्रोड्यूसर है इस समय दुनिया में, यूरोप के देश उससे खरीदते हैं। तो ये जो संकट है, इसमें मोदी जी एक बड़ा काम कर सकते हैं अगर वो ए, ईमानदारी दिखाएं, जेन्युइननेस दिखाएं। जो उनके चेहरे पर स्टालिन से बात करते समय दिख रही है, ईमानदारी, मुस्कुराहट, एक जो रेवंत रेड्डी के साथ जो उनका फोटो है, या स्टैलिन के साथ फोटो है उनकी। स्टालिन के साथ जो फोटो है, या अ, आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री जो है भगवंत मान के साथ जी जो फोटो है, आप देखिए कि वो मोदी जी का जो चेहरा है, वो ये चेहरा वो चेहरा नहीं है जो आमतौर से नीति आयोग की बैठकों में, पिछली बैठकों में आपको नजर आता था। और इसीलिए स्टालिन ने जो प्रेजेंटेशन दिया, उसमें उन्होंने कहा कि आपको विकसित भारत अगर चाहिए तो हम लोगों का बकाया दीजिए, राज्यों का बकाया आप दीजिए हमको, हम उसके बिना काम कैसे करें। कि आप नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर हमारा सर्व शिक्षा अभियान का सारा पैसा रोक के बैठे हुए हैं आप तमिलनाडु का। जी आपका राज्यपाल हमारे सारे बिलों को रोकता है, और सुप्रीम कोर्ट जब जी टाइम लिमिट देता है तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस आ जाता है कि आपने जी ये। जी। गर्ग साहब, यहाँ पर एक एक सवाल और मैं आपसे पूछना चाह रहा था, क्योंकि आपकी जो स्टडी है मोदी जी के मिजाज को लेकर, मोदी जी के फैसलों को लेकर, क्या आपको लगता है कि अभी, जैसा आपने कहा, मोदी प्रेशर में है, और जिस तरह से हमने समझौता किया, भारत ने समझौता किया, अमेरिका के प्रेशर में जो एक तरह का नैरेटिव सेट हुआ कि ट्रंप ने फैसला करा दिया था, तीसरे देश का दखल था, ये जो प्रेशर है जो उनको लग रहा है, और उनका जो बेस बेस वोट है वो भी उनसे नाराज है, आरएसएस भी नाराज है, पार्टी में भी कहीं ना कहीं दबी जुबान विरोध है। क्या आपको लगता है कि क्योंकि दबाव में मोदी हैं इसलिए कुछ दिनों के लिए झुक गए हैं, और अगर बिहार का इलेक्शन जीत लेते हैं या समय फिर ठीक हो जाता है, तो ये जो अभी टीम इंडिया की बात कर रहे हैं, फिर वही विपक्ष मुक्त भारत की बात करने लगेंगे? क्या पैतरा बदल लेंगे बाद में 6 महीने बाद? और ये जो मोदी आज झुके हुए दिख रहे हैं, जिसे कुछ लोग कहते हैं नरेंद्र इज सरेंडर, क्या ये एक टेम्परेरी फेज है? देखिए, मैं कोई प्रेडिक्शन या फोरकास्ट नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं ऐसा मानता हूं, मेरी शुभेच्छा है, मेरी शुभकामनाएं हैं कि मोदी जी ने जो बात कही है उसको आगे बढ़ाएं। क्योंकि देश की जरूरत है इस समय कि मोदी जी जो कह रहे हैं उस कमिटमेंट को आगे ले जाएं वो, और देश अब उसको प्रेशर डालेगा। मोदी जी की जरूरत इस समय ये है कि ये पाकिस्तान के पूरे एपिसोड ने एक जो मेजॉरिटी वोट है बीजेपी का, जो बहुत ही उम्मीद कर रहा था मोदी से एक बड़े अचीवमेंट की और बड़ी घटना की, जो जो कहते थे कि हम खत्म कर देंगे, पीओके को ले लेंगे। जी जो हमारा जो मीडिया है, गोदी मीडिया, उसने जो नैरेटिव सेट किया कि कराची का क्या कर दिया, इस्लामाबाद का क्या कर दिया, हमने कितना तबाह कर दिया, उसने बहुत सेटबैक पहुंचाया है मोदी जी की क्रेडिबिलिटी को और बीजेपी की क्रेडिबिलिटी को। तो पार्टी की जरूरत यह है इस समय कि वो जो खोया हुआ आधार है पूरे देश में, जो उनकी पॉपुलरिटी का, लोकप्रियता का, उसको वो कैसे कॉम्पनसेट करें। ओवरचर्स से कर सकते हैं, अब बाहर के ओवरचर्स तो खत्म हो गए, अभी भी वो कोशिश में है। वो कह रहे हैं, तुर्की को उन्होंने कहा है, चीन को कहा है कि आप लोगों ने जो किया है वो ठीक, आपने ऐसे कैसे किया, आपने आतंकवाद के खिलाफ हमारी लड़ाई। अप्रोच कर रहे हैं हम लोग, चीन से भी कर रहे हैं, तुर्की से भी कर रहे हैं, दूसरे देशों से भी कर रहे हैं। पर
जो सबसे बड़ी जरूरत है वो मोदी जी के लिए, कि देश का विपक्ष उनके साथ खड़ा रहे। मतलब आपका सवाल ये है कि मोदी जी बाद में बदल तो नहीं जाएंगे। जी मोदी जी का खतरा ये है कि विपक्ष बाद में तो नहीं बदल जाएगा। जो विपक्ष आज खड़ा हुआ है वो तो नहीं बदल जाएगा। जो देश आज मेरे साथ खड़ा है वो तो मुझे छोड़ नहीं देगा। मोदी जी की चिंता ये है। हम जी जो बात कर रहे हैं वो ये कि मोदी जी बिहार जीत जाएंगे तो ऐसा कर लेंगे, नहीं। मोदी जी की चिंता है कि जैसे ही क्राइसिस खत्म होगी, देश और विपक्ष उनका साथ छोड़ देगा और सवाल पूछने लगेगा। मोदी जी उन सवालों से बचने के लिए उसकी काट पहले से देना चाहते हैं कि भाई मेरे सवालों के जवाब वो विपक्ष देगा। जी वही विपक्ष देगा जिसको मैंने बाहर भेजा है, जो बाहर जवाब दे रहा है दुनिया में, वो आपको भी जवाब देगा। उनको जी विपक्ष की बहुत जरूरत है इस समय। जी अब ये अगर विपक्ष जो, अगर अगर वो किसको विपक्ष मानते हैं, स्टालिन को मानते हैं कि रेवंत रेड्डी को मानते हैं, भगवंत मान को मानते हैं, या शरद पवार को मानते हैं, किसको मानते हैं? राहुल गांधी के बिना इस देश का कोई विपक्ष नहीं है। जिस पार्टी के 100 एमपी चुनकर आए हैं, 99 एमपी हैं, जी और इंडिया अलायंस के इतने मेंबर्स चुन के आए हैं, आपका बहुमत नहीं है, आप बैसाखियों पर टिके हुए हैं, जेडीयू और टीडीपी के, तेलुगु जी देशम के बैसाखियों पर हैं। इसका मतलब यह है कि आपका जो डिक्लाइन है सरकार का, आप सोच रहे थे कि पाकिस्तान की क्राइसिस से उस डिक्लाइन को हम न सिर्फ डिक्लाइन को खत्म करेंगे और गेन करेंगे। हुआ ये कि आपका जो डिक्लाइन है वो और ज्यादा एक वो बढ़ गया है। तो जी ये, जी। एक लास्ट क्वेश्चन सर, एक लास्ट क्वेश्चन, समय भी हो रहा है। क्या आपको लगता है कि मोदी का एक लंबा कैरियर गुजरात के मुख्यमंत्री से शुरू हुआ था और अब तीसरी बार वो प्रधानमंत्री है, ये जो लंबा कैरियर है, 2 दशकों से ज्यादा का जो कैरियर है, क्या मोदी सबसे मुश्किल वक्त में आज खड़े हुए हैं? सबसे मुश्किल वक्त में खड़े हुए मैं गुजरात में रहा हूँ, काफी रहा हूँ, और वो गुजरात में जब गोधरा कांड के बाद रहा हूँ मैं वहाँ लंबे। मोदी जी को देखा है मैंने जी वहाँ पूरे समय। अ, ये पूरा मामला जो हुआ, वो उसका जो बुनियाद है कि जो आतंकवादी थे उन्होंने धर्म के आधार पर मैसेकर किया। तो मोदी जी को चैलेंज हो गया कि जब आतंकवादी धर्म के आधार पर चैलेंज कर रहा है, आपके मैसेकर कर रहा है, तो आप आतंकवाद का मुकाबला धर्म के आधार पर लोगों को विभाजन करके नहीं कर सकते देश के अंदर। ये बड़ी दुविधा हो गई कि पोलराइजेशन नहीं कर सकते ऐसे ऐसे ऑकेजन पर। पुलवामा के टाइम कर सकते हैं आप, सर्जिकल स्ट्राइक में कर सकते हैं। तो वो उसमें ये हुआ कि अब मोदी जी के पास या आरएसएस के पास या बीजेपी के पास कोई एजेंडा नहीं बचा है चुनाव जीतने के लिए या पोलराइज करने के लिए या कम्युनल डिवाइड करके वो अगर वोट हासिल कर सके। तो वो एक राष्ट्रवाद, देशभक्ति और टीम इंडिया के जरिए ही वो लोगों को आप जीत सकते हैं कि देखिए मैं सबको साथ लेके चलना चाहता हूँ। ये एक बहुत बड़ा लैंडमार्क भी साबित हो सकता है। और मोदी जी के पिछले 2002 के बाद से ये सबसे बड़े संकट से वो गुजर रहे हैं। वो जो आप देख रहे हैं कि रिफ्लेक्ट हो रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, और हम जो केंद्र के मंत्री हैं उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी स्पीचेस में भी रिफ्लेक्ट हो रहा है। जी जी बड़ी बात कही, बड़ी बात कही श्रवण गर्ग साहब ने। 2 बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक तो उन्होंने कहा कि सबसे संकट के काल से गुजर रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसके उन्होंने कारण बताया। और दूसरी चीज कहा कि विपक्ष से आप बात करिए, टीम इंडिया बनाइए, लेकिन टीम इंडिया सिर्फ स्टालिन से हाथ मिलाने से या भगवंत मान के हाथ मिलाने से या शरद पवार को फोन करने से नहीं, आपको नेता विपक्ष राहुल गांधी से हाथ मिलाना होगा, अंडरस्टैंडिंग करनी पड़ेगी। 36 का आंकड़ा अगर आप नेता विपक्ष से रखेंगे, जिनके पास 100 सांसद हैं तकरीबन, तो ये बात बनेगी नहीं, तब टीम इंडिया नहीं बनेगी, ये वो कहना चाह रहे हैं। और तीसरी बड़ी बात ये है कि आने वाले वक्त में क्या विपक्ष
क्राइसिस खत्म होने के बाद और हमलावर मोदी पे हो जाएगी, इसका डर भी मोदी जी को कहीं ना कहीं सता रहा है। श्रवण गर्ग साहब आप आए, थैंक यू सो मच शॉर्ट नोटिस पर, थैंक यू सो मच सर फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम।